का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले रांची से बड़ी जानकारी, खेल मंत्रालय ने संजय सिंह पर कार्रवाई की है। खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे संजय सिंह। कार्रवाई के बाद संजय का पहला बयान भी अब सामने आ चुका है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का ये पहला बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फ्लाइट में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे लेटर पढ़ने दीजिए तब बताता हूं कि आगे क्या रिएक्शन देना है। अभी मुझे लेटर नहीं मिल पाया है, संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। मीडिया के सामने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार। कहा है कि पहले लेटर पढ़ेंगे और उसके बाद रिएक्शन देंगे। क्या कुछ कहा है सीधे आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या अभी कोई कमेंट नहीं, मिनिस्ट्री को अधिकार है वो अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। पूरी बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया गया है। केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। और अगली बड़ी जानकारी धनबाद से, जहां BCCLR के ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग के चलते पत्थर उड़कर घरों तक पहुंच गए। एक मासूम बच्चा सहित 3 लोग घायल बताए गए हैं। ब्लास्टिंग पत्थर उड़ने से कई घरों के करकट भी टूट गए। घटना से गुस्साए लोगों ने RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग स्थल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। प्रबंधक को देखते ही ग्रामीण भड़क उठे। तो आपको बताएं कि गाड़ी से खींचकर उस प्रबंधक को बाहर निकाला गया, उसके साथ जमकर मारपीट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विवाद की। ब्लास्टिंग के चलते पूरा विवाद शुरू हुआ, चूंकि घरों में नुकसान पहुंचा है। एक मासूम भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। गुस्सा इतना कि प्रबंधक जैसे ही देखा उसे पकड़कर पीट दिया। बड़ा बड़ा पत्थर गिरा और एक बच्चा के घायल हो गया। कहाँ से उड़ के आया पत्थर? उड़ के आया, इधर से उड़ के गया पूरा मोहल्ला में। क्या चीज है यहाँ पे? क्या चलता है? ब्लास्टिंग किया, वो उड़ के वहाँ पर गया तो पूरा मोहल्ला बड़ा बड़ा पत्थर एकदम उड़ रहा। तो क्या घर में कुछ नुकसान भी हुआ? नुकसान हुआ ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अलबेस्टर छप्पर पर गिरा तो नुकसान नहीं हुआ। एक बच्चा पर गिरा, गड्ढा हो गया था वहाँ। खतरा नहीं है, बहुत खतरा है। कैसे नहीं खतरा है? घेरा करना चाहिए था। अभी तो गिरा था, हम लोग दौड़ा लाया सब। और अगली जानकारी साहिबगंज से, जहां राजमहल थाना क्षेत्र में किसानों ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर भूमाफिया पर कब्जे के आरोप लगाए हैं। सैकड़ों किसानों ने सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में उपस्थित राजमहल के अंचल अधिकारी, जिन्हें लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि हम सभी किसान जब जमीन पर जाते हैं तो हथियार दिखाकर, डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। ज्यादा कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते दबंगों का हौसला आसमान छू रहा है। जमीन जो है तब गंगा में गिर जाने के चलते में जमीन अभी उठा है। तो हम लोग जाते हैं तो पूरा बदमाश सब जो है हथियार लेके अपना सामान धमकी देता है कि अपना कागज लेकर आइए, तब जमीन हम जो है छोड़ देंगे। कुछ असामाजिक तत्व लोग अपना एक दल बना करके और नाजायज़ तरीके से उक्त ज़मीन में वो लोग का कब्जा है। वो लोग का कहना है कि आप लोग पेपर दिखाइए, जबकि इन लोगों को ज़मींदार अपना रिटर्न भी दे चुका है और 1960-65 में एक लगान रसीद भी निर्गत किया गया था किसानों के लिए। और अगली बड़ी जानकारी हजारीबाग से, जहां सऊदी अरब में फंसे झारखंड के कुछ मजदूर, जिनकी गुहार का एक वीडियो सामने आया है। बोकारो और गिरिडीह के 45 मजदूर के सामने भूखमरी की स्थिति भी अब आ चुकी है। मजदूरों के खाने के लाले पड़े हुए हैं। कंपनी में जो काम करते हैं उधर किचन का दरवाजा भी बंद कर चुके हैं। फंसे मजदूरों को भारतीय दूतावास की ओर से 3 दिनों के लिए खाना पीना उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। साथ ही साथ गंदे पानी पीने के चलते यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से फंसे मजदूरों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बताएं कि सऊदी में झारखंड के 45 मजदूर फंसे हुए हैं और उसके पीछे की वजहों को भी हम आपको बताएं। डिस्प्ले के साथ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मजदूरों ने मजदूरी की मांग को लेकर हड़ताल कर दी थी। कंपनी ने खाना पीना देना बंद कर दिया, उससे मुकदमा भी कंपनी के खिलाफ दर्ज हुआ।
लेकिन सऊदी अरब में फंसे मजदूरों के चौथे वीडियो के बाद से ही सरकार से मदद की गुहार को लेकर जो खबरें हैं वो लगातार चलती जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने भारत और राज्य सरकार से तत्काल मजदूरों की मदद करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में झारखंड में आए दिन कहीं ना कहीं इसी तरह से मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पलायन रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत उन्होंने बताई। और इधर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों पर ईडी की ओर से राज्य सरकार को साक्ष्य दिए जाने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर रिटायर्ड आईपीएस अरुण कुमार उरांव की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने जनहित याचिका दाखिल की। कहा गया कि कई अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे सबूत दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई एक पर भी नहीं हुई है, न मामला दर्ज कराया जा रहा है। मामले की जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश, आप भी देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी रांची हो या फिर झारखंड, लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कई तरह के मामलों का पटाक्षेप भी ईडी के द्वारा किया गया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर कई अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो झारखंड सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एक पीआईएल जो है वो हाईकोर्ट में कराई गई है, दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई जो है आगे बढ़ पाती है। ये पीआईएल जो है, इसके याचिकाकर्ता अरुण कुमार उरांव है, जो कि एक पूर्व आईपीएस भी हैं। उनके द्वारा ये याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की गई है। साफ तौर से अगर बात करें तो झारखंड में चाहे वो जमीन का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अन्य मामले हों, इस पूरे मामले में कई अधिकारियों के नाम आए हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य भी ईडी के पास हैं और उन साक्ष्यों को सरकार को देने का भी कार्य जो है वो ईडी के द्वारा किया गया है। लेकिन पूरे मामले में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार के द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की गई है, जिसे देखते हुए ये पीआईएल जो है वो दर्ज कराया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और आज रांची के मोराबादी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली का आयोजन उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग के जरिए किया जा रहा है। रैली के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल देव। तो आपको बताएं कि उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग ये महारैली, जिसके अंतर्गत तमाम लोगों के जुटने की संभावना, तैयारियां आपको दिखा रहे हैं हम किस प्रकार। तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है कि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ तैयारियां चल रही हैं। उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली, इसे भी जानने की कोशिश करिए। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का ये आह्वान है, जिसमें धर्मांतरित को एसटी का आरक्षण की सुविधा नहीं मिली, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। और कार्तिक उरांव ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष से रखा था, ताकि जिसने जनजाति मत और विश्वासों का परित्याग कर दिया है, ईसाई इस्लाम धर्म अपना लिया है, उसे एसटी का दर्जा नहीं समझा जाएगा, उसे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिले। कहा कि देश के 700 से ज्यादा जनजातियों के विकास और उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ अधिकतर लोग वो उठा रहे हैं जो अपनी प्रथा छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए। और पलामू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल रही है, सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में हेमंत सरकार का आपकी योजना, आपकी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। केवल मुर्गा भात का कार्यक्रम ये बनकर रह गया है। तो 4 दिन के बाद अपने 4 साल पूरे करेंगे, यह पूरी तरह से विफल सरकार साबित हुई है, झूठी सरकार साबित हुई है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार साबित हुई है। ये सभी चीजों में पूरी तरह से विफल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे आम नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि कराना। इस पलामू के अंदर बालू को दुर्लभ चीज बना दिया गया है। आज बालू जो है बोरे में और कुछ दिनों के बाद धुलियों में बिकने चालू हो जाएंगे।
और अगली खबर हजारीबाग से, जहां लोहसिंगना में बर्थडे पार्टी मना रहे एक नाबालिग को उसके 2 नाबालिग दोस्तों ने तलवार से वार कर मौत की घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। पार्टी में शामिल सलमान ने बताया कि सभी दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने झील पर गए थे। इसी दौरान सकीबुल की हत्या कर दी गई है। पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कि 6-7 बच्चा यानी कि इन लोग गया था बर्थडे मनाने के लिए। उसी बीच में मेरा बच्चा को पहले तो बताया कि रड से गिर गया था, धुका गया, यहाँ भी पता चला, लेकिन बाद में फिर पता चला उन्हीं लोग से कि हथियार से मार दिया मेरे बच्चा को। केक लेके हल्का से साइड गया, फिर वापस आया तो देखे 4 गो लड़का अदे उसको पकड़ लिया और जिसके पास अदे गोयाली था वो अदे यहाँ सीना पे मार। और अब सवाल यह भी कि बर्थडे पार्टी में तलवार ले जाने की नौबत आखिर क्यों आई? क्या पहले से सकीबुल की हत्या की प्लानिंग की गई थी? अगर नहीं तो सकीबुल की हत्या के पीछे का सच आखिर क्या है? बर्थडे पार्टी में कौन कौन दोस्त शामिल हुए? पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया? पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है इस घटना से जुड़े हुए। आरोपी की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, ये सबसे प्रमुख सवाल। और साजिश किसने, कब, कैसे, कहां रची, ये भी एक प्रमुख सवाल। और अब खबर गिरिडीह जिले से, जहां नशे में घर आए बेटे को पिता ने जब शराब पीने से मना किया तो उसने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि एक ही बार में पिता सुखदेव सोरेन जमीन पर लुढ़क गए। जब तक मां रूपा सोरेन घर के अंदर से बाहर निकली तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पिता को मौत की घाट उतारने के बाद आरोपी पुत्र संदीप सोरेन कुल्हाड़ी हाथ में लिए घर के आंगन में तब तक डटा रहा जब तक छटपटाकर उसके पिता की मौत नहीं हो गई। पति को मृतक रूपा सोरेन चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन कुल्हाड़ी से लैस संदीप सोरेन को देख आंगन में आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। आधे घंटे बाद आरोपी आंगन में टंगी को फेंककर भाग निकला। कोशिश की भागने की, तब तक स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, पुलिस को सौंप दिया था और मौके पर भरकट्टा ओपी की पुलिस पहुंचती है। आरोपी और जो शव है उसको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई है। भरकट्टा ओप के चौंगाखार पंचायत के फरस बनी गांव का ये पूरा मामला। और धनबाद के झरिया इलाके में चोरों ने छत से घुसकर 4 घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने डॉक्टर सुनील गुप्ता, संजीव साव, कृष्णा केसरी और धीरन प्रसाद केसरी के घर को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर कैसे चोर दाखिल हुए और कैसे वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पता नहीं कितना बजे चोरी हुआ है। लगभग 50,000 का मेरा क्या सामान? 2 मोबाइल है, एगो सोना का लॉकेट है 10-12 हज़ार का, और मतलब 7-8 हज़ार रुपया नगद है। बोलिए कि जांच चल रहा है, पता लगाएंगे, देखिए क्या होता है कार्रवाई। छत से चढ़कर मेरा इनकी 15,000 रुपया, 1 मोबाइल, पैन कार्ड, 2 स्मार्ट वॉच और इनकी साड़ी, कपड़ा सब चोरी हुआ है। और धनबाद में जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी का एक और मामला सामने आया। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रामनगर की। बताया जाता है कि रास्ते को लेकर 2 पड़ोसी के बीच विवाद चल रहा था और उसी जमीन पर अबुवा आवास योजना को लेकर अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। अधिकारी के जाते ही दोनों पड़ोसी भिड़ गए। रवि साव ने अपने पड़ोसी राज कश्यप पर चाकू से गले पर हमला किया, जिसमें राज की गले की नस कट गई। घटना के बाद घायल को फौरन इलाज के लिए SNMMCH में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को स्थिति देखी गंभीर देखते हुए दुर्गापुर मिशन अस्पताल उसे रेफर करना पड़ा। चाकू से हमला करने वाला युवक अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला बंद कर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अबुआ आवास के लिए आवेदन किए थे रवि कुमार और उनके पिताजी रामनगर, तो इसी सिलसिले में जांच के लिए सुबह ब्लॉक से कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे। जांच चल रही थी तो उन लोग अपना काम करके निकल गए और निकले तो इन लोग शायद आपस में ही शायद रास्ता को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, तो उसी सिलसिले में इन लोग आपस में उलझ पड़े और उसके बाद अधिकारी उनके साथ, चूंकि एक लोकल होने के नाते मैं भी था। और इधर गढ़वा के सोनदाग पंचायत के सिकट गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे PCC रोड में ग्रामीणों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार बिना इंजीनियर देखरेख में रोड का ढलाई करवाया जा रहा है और ग्रामीणों ने बताया ये भी कि ढलाई 8 इंच नहीं बल्कि 5 और 6 इंच ढलाई की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि रोड का घटिया
ढलाई होने के चलते ग्रामीणों ने आपत्ति जाहिर की है। गुणवत्ता पर कुल मिलाकर सवाल खड़े किए हैं। कहा आपको हटा दिया गया? हमको इसलिए हटा दिया कि हम काम पर सुधार लाने के लिए 18 वर्ष से नीचे लड़की के काम करने के लिए हमें रोक लगाने लगे कि 18 वर्ष से कम इलाके मत कराओ। तो कितना कराओ? क्या हो रहा है इस रोड में? ये यहाँ पे जो पीसीसी बन रहा है, पीसीसी बनने के दौरान इसमें कंक्रीट नहीं डाला जा रहा है। अच्छा, इसमें पत्थर डाला जा रहा है। मैंने पत्थर नीचे ढाल बिछा दिया है, पीछे डाल दिया है, ऊपर ढाल रहा है। कितना इंच ढाल रहा है? बस लगभग 6 इंच होगा। 6 इंच ढाल दे रहा है। अच्छा, इसमें 6 इंच मसाला नहीं पड़ रहा है, इसमें मसाला नहीं पड़ रहा है। और रामगढ़ में 1.5 करोड़ की लागत से 4 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया और इस मौके पर सांसद जयंत सिंह, विधायक सुनीता चौधरी मौजूद रहीं। मौके पर सांसद जयंत सिंह ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से रामगढ़ शहर में लगातार विकास का काम चल रहा है। कैंटोनमेंट एरिया में एनओसी मिलने पर डीएमएफटी फंड से भी विकास कार्य किया जाएगा। थोड़ा ऐसे हो जाइए, लंबा लंबा थोड़ा और पीछे हो जाइए। और ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 6 बार समन भेजे जाने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने निशाना साधा। जफर इस्लाम ने कहा कि ईडी के सामने हाजिर होने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सारे घोटालों की जो पोल है वो खुल जाएगी, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है, जिसका सीएम को सम्मान करना चाहिए। ईडी के समन्स को इग्नोर किया है और भाग रहे हैं। वो इनको पता है कि उन्होंने जिस तरह से करप्शन किया है पिछले 4 सालों में, चाहे ज़मीन घोटाला, चाहे खनन घोटाला, चाहे खान घोटाला, चाहे पत्थर घोटाला, चाहे बालू घोटाला, इस सब में उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और अभी जिस तरह से यहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा साहू जी के घर में पकड़ाया, उससे समझ में आता है कि सारे लोग मिलकर यहाँ प्रदेश को लूट रहे हैं, घमंडिया अलायंस के जितने लोग हैं। और घमंडिया अलायंस का मतलब है कि सारे जो भ्रष्टाचारी एक साथ होते हैं, और इसलिए हेमंत सोरेन ये सोच रहे हैं कि करप्शन करके ये बच जाएंगे और ये जो समन है उसको इग्नोर करके वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अगली खबर रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। अदालत ने कहा कि आरक्षित श्रेणी की किसी अन्य राज्य की निवासी महिला की शादी अगर झारखंड में हुई है तो उसे अपने पति के निवास स्थान के आधार पर झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियुक्ति परीक्षा में विवाहित महिला के आरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई की और उसी दौरान ये अहम फैसला सामने आया। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो दूसरे राज्य में आरक्षण ले रही हैं तो यहाँ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप लोग का क्या लगता है, इससे आप लोगों को फायदा मिलने वाला है? हाँ, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ जितना है, यहाँ झारखंड की लड़कियाँ उसका आरक्षण का लाभ लेंगी ना, दूसरे स्टेट के क्यों लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड की जो महिलाएं उनको बाहर आरक्षण नहीं मिलता है, तो और भी किसी स्टेट की इंक्लूडिंग बिहार स्टेट की जो महिलाएं यहाँ आती हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पति के नाम पर आरक्षण लेने की बात वो कह रही थी, क्या लगता है पति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ पति पत्नी वाला खेल नहीं होना चाहिए। बात पढ़ाई लिखाई की है, तो अगर ऐसा रूल बन जाए कि हाँ झारखंड की महिलाएं भी अगर बाहर पति के पक्ष में ले सकती है नौकरी, तो फिर यहाँ अलाउ करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सही है जो भी है। तो फायदा बहुत होगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और झारखंड सरकार से भी यही अति करते हैं कि वो हम लोग को जल्द से जल्द जो वैकेंसी है उसको देने का कष्ट करेंगे। सही है सर। अगर देखिए जैसे रीना कुमार जो भी जेपीएससी के एग्जाम दी थी, उनका कहना है कि उनका शादी हो गया झारखंड में तो उनको वैकेंसी, लेकिन अगर बिहार में उनका होगा वैकेंसी, अगर तो उनको बिहार में भी चाहिए पिताजी के आरक्षण पे, तो ये तो गलत है ना। ये दोनों में से एक जगह कहीं ले तो उसको कोई तकलीफ नहीं। और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के पीछे की वजह क्या रही, ये भी आपको हम बताते हैं। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत जो है वो ये कह रही थी कि सिर्फ इस आधार पर कोई आरक्षण का दावा नहीं कर सकता कि उसे इसी राज्य के अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। स्थापित कानून के तहत जो व्यक्ति दूसरे राज्य से स्थानांतरित हो गया है उसे केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने शनिवार को बिहार की एक महिला जो कि शादी के बाद झारखंड आ गई थी
उसे आरक्षण के दावे को खारिज करके ये सुनवाई की और उसके दौरान ही जेएसएससी की ओर से कहा गया कि रीना कुमारी राणा जिनका जन्म बिहार में हुआ है इसीलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई। धीरे धीरे कर अगर आप रिएक्शन भी देखें लोगों का तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ही यहाँ की छात्राएं इसे मान रही हैं, कह रही हैं कि अगर इस प्रकार का आरक्षण दिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत जरूरी था। अब महिला के पक्ष को भी समझ लीजिए। रीना राणा का यह कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, इसलिए वो झारखंड में आरक्षण की हकदार हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी जो है झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। रीना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि साल 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें रीना राणा भी शामिल हुई थी। उन्होंने विवाह के बाद झारखंड में रहने का दावा किया था और एसटी जाति का प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया था। तो गोड्डा के अनुमंडल अधिकारी जिन्होंने प्रमाण पत्र भी जारी किया, एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में रहने वाले व्यक्ति का यदि मूल निवास वर्तमान में बिहार का है तो उसे भी झारखंड में लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों का मूल निवास झारखंड होगा महज उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18।